हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर माइनर पेपर 8 हिस्ट्री में भी हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राष्ट्र संघ संगठन, उपलब्धियां और असफलताएं। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है लॉन्ग में शॉर्ट में, वो दोनों क्वेश्चन आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पॉइंट वाइज आंसर रहेगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। और आप सभी का एग्ज़ाम कब है ये कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है कि आपका एग्ज़ाम कब है। उस हिसाब से आपका डेली क्लास लिया जाएगा। क्लास का टाइम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है, पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगा। ना मिले तो क्लास को ही अटेंड कर लेना है और ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को डेली अटेंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, लॉन्ग में पूछा गया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो राष्ट्र संघ की राजनीतिक गतिविधियां लिखी है और क्या आप इससे सहमत है कि राष्ट्र संघ की वास्तविकता सफलता इसी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया, राइट डाउन द अनपॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द लीग ऑफ नेशन। आर यू एग्री दैट द लीग ऑफ नेशन एक्चुअली सक्सीड इन दैट। तो यस, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। बाकी हम आपको एक एक पॉइंट का मतलब समझाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। दूसरा पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य था शांति, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना। और राजनीतिक क्षेत्र में यह अधिक सफल नहीं रहा है, लेकिन अराजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। तो इसका क्या कहने का मतलब है वो हम आपको समझाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो प्रथम विश्व युद्ध में लगभग पूरी दुनिया के कई देश शामिल थे। तो इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, शहर नष्ट हो गया था और कई देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो गई थी। तो युद्ध समाप्त होने के बाद सभी देशों ने सोचा कि यदि भविष्य में फिर ऐसा युद्ध हुआ तो दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसीलिए 1919 में वर्साई संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का निर्णय लिया गया था। तो इसी संगठन का नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ इसका नाम रखा गया था। तो इसकी आधिकारिक स्थापना जो है वो 10 जनवरी 1920 को हुई थी। अब यहाँ पे लिखा गया है इसका मुख्य उद्देश्य, ये दूसरा पॉइंट जो लिखा गया है, इसका मतलब है कि राष्ट्र संघ बनाने के 3 बड़े उद्देश्य थे। कौन कौन सा? पहला उद्देश्य शांति, मतलब विश्व में शांति बनाए रखना। तो अगर 2 देश के बीच लड़ाई होने लगे तो राष्ट्र संघ बातचीत कराकर युद्ध रोकने की कोशिश करता था। दूसरा पॉइंट है देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। तो राष्ट्र संघ चाहता था कि सभी देश मिलजुल करके काम करें, जैसे कि व्यापार करे वो आपस में मिलजुल करके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करे। तो ये चाहता था राष्ट्र संघ। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समस्या, अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान करे। यदि किसी देश में शरणार्थियों की समस्या हो, बीमारी फैल जाए या आर्थिक संकट आ जाए तो राष्ट्र संघ मिलकर के उसका समाधान खोजता था। तो ये 3 पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अब अगला सवाल उठता है कि राजनीतिक क्षेत्र में यह अधिक सफल नहीं रहा है। तो राजनीतिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया है राजनीतिक क्षेत्र। तो राजनीतिक क्षेत्र क्या होता है? इसका मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र हम उसको बोलेंगे जिसमें युद्ध रोकने का काम होता है, देश के बीच विवाद सुलझाना, आक्रमण रोकना, विश्व सुरक्षा बनाए रखना, इसको हम बोलते हैं राजनीतिक क्षेत्र। और राष्ट्र संघ असफल क्यों हुआ? ये भी सवाल उठता है कि असफल क्यों हुआ। तो जब जापान, इटली और जर्मनी ने दूसरे देश पर हमला किया
तो राष्ट्र संघ उन्हें रोक नहीं पाया। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि उसके पास अपनी सेना नहीं थी, बड़े देश ने उसका पूरा सहयोग नहीं किया। इसी कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, यानी जिस काम के लिए राष्ट्र संघ बनाया गया था उसी में वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। अब आगे लिखा गया, लेकिन अराजनीतिक मामलों में ये सफल रहा है। तो अराजनीतिक क्षेत्र क्या होता है? ऐसा काम जिनका युद्ध या राजनीति से सीधा संबंध नहीं होता है, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्वास्थ्य या फिर श्रमिक कल्याण के लिए, शरणार्थियों की सहायता के लिए, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, दास प्रथा समाप्त करना, मादक पदार्थों पर नियंत्रण करना और आर्थिक सहयोग करना। तो इन सभी क्षेत्र में राष्ट्र संघ ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसको हम बोलेंगे अराजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि अराजनीतिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो अब हम इसकी एक एक पॉइंट देखने वाले हैं कि कौन कौन सी क्षेत्र में राष्ट्र संघ काम किया और कहाँ कहाँ पे सफलता मिला, कहाँ पे हार हुई, कहाँ पे जीत हुई। तो ये कुछ पॉइंट दिया गया है आपको। राष्ट्र संघ की राजनीतिक गतिविधियों में कुछ पॉइंट है जहाँ जहाँ पे उनको सफलता मिला था। तो पहला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो उस समय क्या होता था कि उस समय दुनिया में मलेरिया, हैजा और टाइफाइड जैसे खतरनाक बीमारी तेजी से फैल रही थी। तो राष्ट्र संघ ने क्या किया? राष्ट्र संघ ने डॉक्टर और विशेषज्ञों को साथ लाया, बीमारी पर शोध कराया, विभिन्न देशों को मिलाकर काम करने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न देशों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है श्रमिक कल्याण, यानी श्रमिक यहाँ पे कौन होते थे? तो जो लोग फैक्ट्री, खदान या खेत या अन्य जगह पर काम करते हैं उनको यहाँ पे श्रमिक कहा जाता है। तो पहले क्या होता था कि 12 से 16 घंटे का काम कराया जाता था। तो बहुत कम वेतन भी मिलता था और सुरक्षा की कोई व्यवस्था भी नहीं होती थी। तो बच्चे और महिलाएं भी कठिन काम करती थी। तो राष्ट्र संघ ने क्या किया? राष्ट्र संघ क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि काम के घंटे कम होने चाहिए और उचित वेतन भी मिलना चाहिए और काम की जगह सुरक्षित होना चाहिए और महिला और बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। ये बात कहना था ILO का, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना था। मजदूरों की अधिकारों की रक्षा करना है। अब अगला है शरणार्थियों की सहायता, यानी शरणार्थी यहाँ पे कौन होते हैं? तो जो लोग युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के कारण अपना घर छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहने लगते हैं उनको हम शरणार्थी बोलते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लाखों लोग बेघर हो गए थे। तो राष्ट्र संघ ने क्या किया? उन्हें भोजन दिया, रहने की व्यवस्था करवाई और उनके देश वापस भेजने की कोशिश की। तो पुनर्वास कराया उनका। अब चौथा पॉइंट है दास प्रथा का उन्मूलन। इसका कहने का मतलब है कि दास प्रथा क्या होती है। सबसे पहला सवाल कि दास प्रथा क्या होती है? तो जब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बिना स्वतंत्रता के काम कराया जाए, उसे खरीदा बेचा जाए तो उसे दास प्रथा कहते हैं। तो राष्ट्र संघ यहाँ पे क्या करता है? तो राष्ट्र संघ ने क्या किया? तो देश पर दास प्रथा समाप्त करने का दबाव डाला और मानव तस्करी रोकने के लिए अभियान भी चलाया। अब पांचवा पॉइंट है मादक पदार्थों पर नियंत्रण। तो यहाँ पे मादक पदार्थ क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो नशा पैदा करते हैं, जैसे कि अफीम या फिर अन्य नशीले पदार्थ, ये सब क्या है? ये सब नशा पैदा करते हैं। तो ये इसका मतलब था। तो राष्ट्र संघ क्या करते हैं कि इनके अवैध व्यापार को रोकने का प्रयास किए और उत्पादन और वितरण पर निगरानी रखी और देश को मिलकर के नशे के खिलाफ काम करने को कहा।
फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि कोई देश चोरी छिपे अफीम बेच रहा हो तो राष्ट्रसंघ उसे रोकने की कोशिश करता था। अब छठा पॉइंट है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा। यानी पहले क्या समस्या थी कि महिला और बच्चे की तस्करी होती थी और उनसे जबरन काम कराया जाता था और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होती थी। तो राष्ट्रसंघ ने क्या किया कि तस्करी रोकने के लिए नियम बनाया और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की और महिलाओं की सुरक्षा पर बल दिया। अब आखिरी है आर्थिक सहयोग। इसका क्या मतलब है, क्या समस्या थी? आर्थिक सहयोग में क्या समस्या थी कि पहले विश्व युद्ध के बाद कई देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, व्यापार रुक गया था, बेरोजगारी भी बढ़ गया था और गरीबी भी बढ़ चुकी थी। तो राष्ट्रसंघ ने क्या किया, आर्थिक संकट में प्रभावित देशों की सहायता की, व्यापार बढ़ाने का प्रयास किए और वित्तीय स्थिरता लाने का प्रयास किया। तो ये था फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था युद्ध के कारण कमजोर हो गई तो राष्ट्रसंघ उसे आर्थिक सलाह और सहयोग भी देता था। तो इस तरीके से राष्ट्रसंघ को सफलता मिली, यहाँ पे लिखा गया है। अब अगला पॉइंट है बौद्धिक सहयोग। बौद्धिक सहयोग, इसमें क्या मतलब है इसका कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया और विभिन्न देशों के विद्वानों और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग स्थापित किया। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी मदद करते हैं और सामाजिक कल्याण में भी। तो जन स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम चलाया गया था और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करता है राष्ट्रसंघ। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी विभिन्न देशों के बीच मानवीय और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया और वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु संयुक्त प्रयास किया गया। तो ये सब कार्य किया गया राष्ट्रसंघ के द्वारा। तो इन सभी मामलों में राष्ट्रसंघ को सफलता मिली है। तो ये बात आपको यहाँ पे लिखना था। तो 10 पॉइंट दिया गया है, आपको याद रखना है। अब अगला है, क्या राष्ट्रसंघ की वास्तविक सफलता इसी क्षेत्र में थी? तो जी हाँ, बिल्कुल। पॉइंट वाइज लिख दिया गया है कि राजनीतिक मामलों में राष्ट्रसंघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा है। बिल्कुल सही है। लेकिन स्वास्थ्य, श्रमिक कल्याण, शरणार्थी सहायता में उल्लेखनीय सफलता मिली है। तो इन सभी क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है और दास प्रथा, मानव तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को मजबूत भी करता है। ILO जैसी संस्थाओं के कार्य आज भी विश्व स्तर पर जारी है। तो आज भी ये लेबर के लिए काम करते हैं, आज भी उनको उतना वेतन मिलता है जितना मिलना चाहिए और काम का घंटा भी फिक्स कर दिया गया है। तो आज भी ये उसी तरीके से काम करते हैं। तो राष्ट्रसंघ के अनेक सामाजिक और मानवीय कार्यों को बाद में संयुक्त राष्ट्र ने आगे बढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप सभी को इतना ही लिखना था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, मेंशन द कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण बतानी है आपको। इसमें आपको लिखना है, राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? शांति बनाए रखना। तो ये सब बात आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि इसका असफलता का क्या कारण था। सबसे पहला कारण लिखा गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सदस्य न बनना। इसका मतलब है कि राष्ट्रसंघ बनने का विचार अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका नाम था वुडरो विल्सन, तो राष्ट्रसंघ बनने का विचार अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने दिया था। ठीक है। तो लेकिन जब राष्ट्रसंघ बना तो अमेरिकी सीनेट ने इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी। तो इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी। इसका क्या नुकसान हुआ? अनुमति नहीं देता है तो इसका क्या नुकसान हुआ? तो अमेरिका उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत देश था। तो जब इतना बड़ा देश ही सदस्य नहीं बना तो राष्ट्रसंघ की शक्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव कम हो गया था।
तो ये बात आपको याद रखना है कि यूएसए के सदस्य न बनने के कारण राष्ट्रसंघ असफलता का कारण सबसे बड़ा यही है। और दूसरा है सर्वसम्मति का नियम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राष्ट्र संघ में कोई भी बड़ा निर्णय तभी लिया जा सकता था जब सदस्य देश सहमत हो। अगर 50 देशों में से 49 देश हाँ कहे और एक देश न कहे तो निर्णय नहीं लिया जा सकता था। तो इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान हुआ कि निर्णय लेने में बहुत देरी भी होती थी और कई महत्वपूर्ण फैसले कभी हो ही नहीं पाते थे, कभी लिया ही नहीं जा पा रहा था। तो ये दूसरा कारण था असफलता का। तीसरा है अपनी सैन्य शक्ति का अभाव, यानी इसका मतलब है कि राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं थी। यदि कोई देश नियम तोड़ देता था तो राष्ट्र संघ उसे खुद रोक नहीं सकता था, उसे सदस्य देशों से कहना पड़ता था कि वे अपनी सेना भेजें। तो फिर समस्या क्या हुई? तो कई बार क्या होता था कि कई बार सदस्य देश सेना भेजने के लिए तैयार भी नहीं होते थे, इसीलिए राष्ट्र संघ के आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह जाता था। तो ये तीसरा असफलता का कारण था। अभी चौथा है, यहाँ तक तीसरा है और ये चौथा यहाँ से है, प्रमुख शक्तियों का सहयोग न मिलना। इसका मतलब है कि इसमें क्या हुआ कि अमेरिका सदस्य नहीं बना था और जर्मनी बाद में बाहर हो गया था, मतलब सदस्य बन करके फिर वो बाहर हो जाता है सदस्य से, और जापान भी बाहर निकल गया था। सोवियत संघ भी लंबे समय तक सदस्य नहीं रहा। तो ये सब पहले जुड़ते हैं फिर बाद में उसमें से हट जाते हैं। तो इसका असर क्या हुआ कि जब बड़े और शक्तिशाली देश ही साथ नहीं देंगे तो राष्ट्र संघ कमज़ोर हो गया था। जब यही लोग अगर साथ नहीं देंगे तो कमज़ोर तो होगा ही। अभी पांचवा पॉइंट है कि आर्थिक प्रतिबंधों की कमजोरी, यानी आर्थिक प्रतिबंध क्या होता है? तो यदि कोई देश गलत काम करे तो उसके साथ व्यापार बंद कर देना, इसे इकोनॉमिक सैंक्शन कहते हैं, यानी आर्थिक प्रतिबंध कहते हैं। तो फिर समस्या क्या हुई? तो राष्ट्र संघ केवल व्यापार रोक सकता था, लेकिन कई देशों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, वे दूसरे देशों से व्यापार करने लग गए थे। तो ये समस्या थी। अभी छठा पॉइंट है आपका आक्रामक देशों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का अभाव, यानी उदाहरण के लिए कि 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, और 1931 है, यहाँ पे 1935 में इटली ने इथोपिया पर हमला कर दिया। तो राष्ट्र संघ ने क्या किया? सिर्फ विरोध किया। राष्ट्र संघ क्या करता है? सिर्फ विरोध करता है, कोई कठोर सैन्य कार्रवाई नहीं की। इससे दुनिया को लगा कि राष्ट्र संघ केवल बातें करता है। तो ये इसका मतलब था। अभी अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, वर्साई संधि की जुड़ी छवि, यानी इसका मतलब है कि राष्ट्र संघ की स्थापना वर्साई संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद हुई थी। तो हारने वाले देशों को लगा कि ये संगठन केवल विजय देशों के हित में ही काम करता है, यानी ये सिर्फ ब्रिटेन, फ्रांस इन्हीं के हित में काम करता है, इसीलिए वे क्या करते हैं कि वे इसे निष्पक्ष नहीं मानते हैं। अभी अगला पॉइंट है विश्व आर्थिक मंदी, यानी ग्रेट डिप्रेशन 1929। तो इसमें क्या हुआ कि 1929 में पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ गया था। कंपनी बंद होने लगी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, गरीबी भी बढ़ चुकी थी। तो इसका असर क्या हुआ कि हर देश अपने आर्थिक संकट में उलझ गया। तो किसी के पास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए समय और संसाधन भी नहीं था। अगला पॉइंट है तुष्टीकरण की नीति। तो तुष्टीकरण क्या है? तो किसी आक्रमण देश को रोकने के बजाय उसकी मांगे मान लेना, इसी को हम तुष्टीकरण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन और फ्रांस में जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाया गया। वे सोचते थे कि यदि उनकी कुछ मांगे मान ली जाएगी तो वे शांत हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनका साहस और बढ़ गया था। तो ये कहना था पॉइंट नंबर 9 का। पॉइंट नंबर 10 है द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफलता, यानी
राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? ये सवाल उठता है कि राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? तो विश्व में शांति बनाए रखना और युद्ध रोकना ही इनका उद्देश्य था। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इससे पहले ये साबित हो गया कि राष्ट्रसंघ अपने सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य में असफल रहा है। पॉइंट नंबर 10 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बस इतना ही आपको लिखना था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, राष्ट्रसंघ की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, यानी एस्टिमेट द अचीवमेंट्स ऑफ लीग ऑफ नेशन। इसमें आपको लिखना है राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। ये बात आपको शुरू में लिख देना है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको लिखना है राष्ट्रसंघ की प्रमुख उपलब्धियाँ। तो अब हम इस पर बात करेंगे, तो एक एक पॉइंट इसमें आपको लिखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको लिखना है छोटे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि हर विवाद विश्व युद्ध नहीं होता है। जो भी विवाद होता है इसका मतलब विश्व युद्ध नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार दो छोटे छोटे देशों के बीच सीमा या किसी द्वीप को लेकर के झगड़ा हो जाता है, द्वीप को लेकर के झगड़ा हो जाता है। तो राष्ट्रसंघ ऐसे झगड़ों को बातचीत से सुलझाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आइलैंड द्वीप की अगर हम बात करें, आइलैंड के द्वीप की अगर हम बात करें, तो ये द्वीप स्वीडन और फिनलैंड दोनों चाहते थे। राष्ट्रसंघ ने जांच की और फैसला दिया कि ये फिनलैंड के पास रहेगा और दोनों देशों ने फैसला मान लिया। तो ये जो है आपका आइलैंड, इसका नाम है आइलैंड द्वीप। आइलैंड द्वीप, ये द्वीप इसको पाना चाहते थे। कौन पाना चाहते थे? तो एक है आपका स्वीडन, आप नाम सुने होंगे स्वीडन, और एक है आपका फिनलैंड। ठीक है, तो ये दोनों चाहते थे कि ये आइलैंड उनके पास रहे। लेकिन ये आइलैंड राष्ट्रसंघ क्या करती है कि पहले जांच पड़ताल करती है और फैसला करती है कि ये आइलैंड फिनलैंड को दिया जाएगा, इसके पास रहेगा। अब दूसरा है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है ग्रीस और बुल्गारिया। तो दोनों देशों के सैनिक के बीच लड़ाई हो जाती है। ये जो दोनों देश है इनके सैनिक के बीच विवाद होती है, तो राष्ट्रसंघ तुरंत हस्तक्षेप करता है, दोनों देशों की लड़ाई बंद करवाता है। और तीसरा पॉइंट है ऊपरी सैलेसिया विवाद का समाधान कराया। मतलब ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जर्मनी और पोलैंड दोनों चाहते थे। ऊपरी सैलेसिया जो है इसको कौन चाहते थे? इनको चाहते थे जर्मनी और पोलैंड, ये दोनों चाहते थे कि ये क्षेत्र उनको मिल जाए। तो राष्ट्रसंघ ने इस क्षेत्र को दोनों देशों के बीच बांट दिया, तो झगड़ा यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रसंघ क्या करता है कि काम करता है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान, तो मलेरिया वाला ये बात तो हम आपको समझा चुके थे। ILO शरणार्थी का पुनर्वास हुआ था और दास प्रथा को भी खत्म कराया गया था, और मादक मतलब नशा मुक्त कराया गया था। आर्थिक सहयोग दिया गया था और बौद्धिक और सांस्कृतिक सहयोग ये भी दिया गया, और ये सब भावना की विकसित किया जाता है। तो ये आपको यहाँ तक समझा चुके हैं हम ऑलरेडी, तो आपको यहाँ तक पढ़ लेना है। अभी हम आपको ये समझाते हैं राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ही यही आंसर, इसको भी आपको लिखना है। तो हेडिंग के तौर पे आपको ये लिखना है, उसके बाद ये 2 पॉइंट आपको देना है। तो सकारात्मक पक्ष का क्या मतलब है यहाँ पे? तो अब टीचर आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या राष्ट्रसंघ सफल था? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर में आपको देना है सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट आपको बताना है। तो सकारात्मक पक्ष से आपको बताना है कि इन क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ सफल रहा है। तो कौन सा क्षेत्र? तो मानवीय, सामाजिक, स्वास्थ्य, श्रमिक कल्याण, इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ क्या रहा है? सफल रहा है। अगर हम नकारात्मक की बात करेंगे, तो निगेटिव साइड की अगर हम बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ क्या रहा है? असफल
रहा है। तो इन सभी क्षेत्रों का नाम बताना है। जापान को नहीं रोक पाया, इटली को भी नहीं रोक पाया, जर्मनी को भी नहीं रोक पाया और द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में असफल रहा है। और उनके पास अपनी कोई सेना भी नहीं थी और बड़े देश का सहयोग भी नहीं मिला था। तो इन सभी चीज़ में वो असफलता हासिल करता है। तो ये आपको नेगेटिव साइड बताना है और पॉजिटिव साइड भी दोनों आपको बताना है कि वो कहाँ पे सफल थे और कहाँ पे असफल थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं तक कंप्लीट होता है आपका। तो 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, अब बाकी हम अब करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो शॉर्ट में 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। शॉर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रसंघ की प्रस्तावना का विवरण दीजिए, यानी गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व के बाद हुई। इनका क्या उद्देश्य था ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो विश्व शांति स्थापना करना ये इनका उद्देश्य था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, न्याय और संधियों का सम्मान करना और निष्क्रियकरण यानी विश्व शांति बनाए रखने के लिए हथियारों की संख्या को सीमित करना। मतलब हम हथियार से नहीं लड़ेंगे बल्कि बात करके अपने मामलों को सुलझाएंगे और शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे। तो ये बात इसमें आपको लिखना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो इतना ही आंसर आपको यहाँ तक लिखना था। बाकी डिटेल में हम आपको और क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझा चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो वहीं से आपको इसको कनेक्ट करके अच्छे तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रसंघ की सदस्यता के नियमों का वर्णन कीजिए। व्हाट वर द रूल्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ द लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रसंघ की सदस्यता उन देशों के लिए थी जो विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रसंघ के नियमों का पालन करने के लिए तैयार थे। तो राष्ट्रसंघ का जो नियम था उसको पालन जो देश करता था वो वही उसका मेंबरशिप बनता था, यानी सदस्य बनता था। तो कौन कौन सा नियम था, क्या क्या था? तो पहला था आपका ओरिजिनल मेंबर यानी प्रारंभिक सदस्य। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई पर हस्ताक्षर करने वाले देश और आमंत्रित देश राष्ट्रसंघ के प्रारंभिक सदस्य बने। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो देश साइन करते हैं और जो देश को राष्ट्रसंघ क्या करता है आमंत्रित करता है वही सब जाकर के उसमें जुड़ते हैं। और नए सदस्य यानी एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, यानी कोई भी स्वतंत्र राज्य राष्ट्रसंघ की महासभा की स्वीकृति से सदस्य बन सकता था। और तीसरा है नियमों का पालन, यानी प्रत्येक सदस्य देश को राष्ट्रसंघ के संविधान और उसके सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मतलब जो भी राष्ट्रसंघ का सदस्य बनता था वो उनके नियमों का पालन करता था। सदस्यता से त्याग, यानी कोई भी सदस्य देश 2 महीने पूर्व सूचना दे करके तथा अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करके राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ सकता था। तो 2 महीने पूर्व ही क्या करना पड़ता था, सूचना देना पड़ता था, उसके बाद ही छोड़ना पड़ता था। छोड़ सकते हैं, सूचना देने के बाद ही छोड़ सकते हैं, वो भी 2 महीना पहले ही और सारी जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद। 5वां पॉइंट है सदस्यता समाप्ति, यानी यदि कोई सदस्य राष्ट्रसंघ के नियमों का उल्लंघन करता है या आक्रामक कार्य करता था तो परिषद की अनुशंसा पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती थी। तो नियमों का उल्लंघन करने पे ये सब होता था। तो ये 5 पॉइंट आपको यहाँ इसमें लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रसंघ की प्रकृति और स्वरूप की समीक्षा कीजिए। तो इसमें प्रकृति के बारे में पूछा गया है। तो ये आप मेन इंट्रोडक्शन आप दे देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इसके नेचर और फॉर्म के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो राष्ट्रसंघ विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना था। दूसरा है शांति एवं सुरक्षा का संगठन, यानी इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना, शांति बनाए रखना और विवाद को शांतिपूर्ण समाधान करना ही इनका उद्देश्य था। तीसरा पॉइंट है
सहयोगात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप, यानी सदस्य देशों को समान अधिकार प्राप्त थे तथा महासभा और परिषद के माध्यम से सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे। मतलब सब लोग बैठ करके निर्णय लेते थे, कोई एक अकेला निर्णय नहीं लेता था। अगला है मानवीय और कल्याणकारी स्वरूप, यानी राष्ट्र संघ ने स्वास्थ्य, श्रमिक कल्याण, शरणार्थी सहायता, दास प्रथा, मादक पदार्थ पर नियंत्रण जैसे सामाजिक कार्य किए। तो इन सभी क्षेत्र में वो सामाजिक कार्य करते हैं। अगला है सीमित एवं कमजोर स्वरूप, यानी राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं थी और बड़े देशों का सहयोग पर ये निर्भर थे। दूसरे देश से ये सेना मंगवाते थे या मांगते थे कि अपनी सेना भेज दो। तो इसी कारण वो आक्रामक देशों को रोकने और द्वितीय विश्व को रोकने में असफल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी यहीं तक आपको लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्र संघ ने क्या उत्तरदायित्व थे, ये आपको बताना है। यहाँ पे ये लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है अधिदेश प्रणाली का संचालन, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित देश के उपनिवेशों का प्रशासन मित्र राष्ट्रों के माध्यम से करवाना तथा उनकी निगरानी करना। अगला पॉइंट है मुक्त नगर एवं क्षेत्रों का प्रशासन, यानी दार्जिलिंग और सार जैसे क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख करना तथा वहां शांति और व्यवस्था बनाए रखना। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, यानी विभिन्न देशों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक थे उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना ही इनका कार्य था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का संचालन करना, यानी स्वास्थ्य, श्रम, शरणार्थी सहायता या फिर मादक पदार्थों पर नियंत्रण जैसी संस्थाओं के प्रशासन और कार्यों का समन्वय करना। तो ये सब कार्य उनका था। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का प्रशासनिक समाधान, यानी राष्ट्रों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और मध्यस्थता करना और शांतिपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था करना। तो ये सब विवादों को जांचा जाता था और शांतिपूर्ण इसका समाधान किया जाता था। इसके लिए प्रशासन की आवश्यकता होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी यहीं तक लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है मैंडेट सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में। तो मैंडेट प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इसको याद कर लेना है अच्छे से। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पराजित देश थी जर्मनी, तुर्की ने उपनिवेशों का प्रशासन चलाने के लिए राष्ट्र संघ ने मैंडेट सिस्टम लागू की। इसका उद्देश्य था कि इन क्षेत्रों का विकास करना और उन्हें भविष्य में आत्म शासन के योग्य बनाना था। तो ये इनका उद्देश्य था। अब है मैंडेट प्रणाली का मतलब क्या होता है। तो मैंडेट प्रणाली के अंतर्गत पराजित देश के उपनिवेशों का प्रशासन राष्ट्र संघ की ओर से योग्य सदस्य बनने को सौंपा गया। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जर्मनी और तुर्की के उपनिवेशों का प्रशासन राष्ट्र संघ ने ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका जैसे योग्य देशों को सौंपा था। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि वे उन क्षेत्रों के मालिक नहीं बने थे, यानी वे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम के मालिक नहीं बने थे, बल्कि वो जिम्मेदारी देते हैं इन देशों को, इन देश की प्रशासन की को सौंप देते हैं ये देश की देखभाल के लिए। तो उन्हें केवल उनकी देखभाल और प्रशासन की जिम्मेदारी मिली थी। वो वहाँ के मालिक नहीं बने थे, बल्कि वो देखरेख का जिम्मेदारी उनको दिया गया था। दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समझने से पहले हम आपको समझाते हैं कि ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली आखिर क्यों बनाई गई थी, यानी मैंडेट सिस्टम को क्यों बनाया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और तुर्की हार गए थे। तो इन दोनों देशों के कई उपनिवेश यानी कॉलोनीज थे। तो अब प्रश्न था कि इन उपनिवेशों का शासन कौन चलाएगा। तो यदि इन्हें तुरंत स्वतंत्र छोड़ दिया जाता
तो वहाँ अराजकता फैल सकती थी। इसीलिए राष्ट्रसंघ ने मैंडेट सिस्टम शुरू की। तो ये यहाँ पे इसीलिए शुरू किया गया था ताकि इन दोनों को संभाला जाए, इनकी जिम्मेदारी दिया गया। तो अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको समझना है। उद्देश्य यानी राष्ट्रसंघ ऐसा क्यों करना चाहता था, ये सवाल आता है। तो इसका उद्देश्य था कि वहाँ शांति स्थापित करना है, शिक्षा का विकास करना है, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ानी है और भविष्य में उन क्षेत्रों को आत्मशासन के योग्य बनाना है। तो इसीलिए राष्ट्रसंघ ऐसा कदम उठाती है। और तीसरा है मैंडेट के वर्ग। मैंडेट के वर्ग, इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रसंघ ने विकास के आधार पर क्षेत्रों को 3 भाग में बांटा है, ए, बी और सी। ये 3 श्रेणी में वो बांटते हैं। तो क्लास ए यानी वर्ग ए। तो वर्ग ए ये जो है ये वे क्षेत्र काफ़ी विकसित थे। क्लास ए में उनको रखा गया जो कि काफ़ी विकसित थे। इन्हें थोड़ी सहायता की आवश्यकता थी, जल्द ही ये स्वतंत्र होकर के अपना शासन चला सकते थे। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें किनको रखा गया? तो इसमें रखा गया था इराक को, सीरिया को और फ़लस्तीन को रखा गया था। और क्लास बी में किसको रखा गया था? वैसा क्षेत्र को रखा गया जो कि कम विकसित था, यानी इसके मुकाबले में कम विकसित था, उसको बी में रख दिया गया। तो इन्हें अधिक प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता थी और अधिकतर मध्य अफ्रीका के क्षेत्र ही इसमें शामिल थे। और सी में किसको रखा गया? सी में वैसे क्षेत्र बहुत छोटे, कम जनसंख्या वाले और दूर दराज के क्षेत्रों को सी में रखा गया था, यानी इसीलिए उनका प्रशासन सीधे मैंडेट प्राप्त देश चलाता था। तो ये 3 वर्ग डाला गया था। अब अगला है राष्ट्रसंघ की निगरानी। तो अब प्रश्न आता है कि अगर कोई देश अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाए तो इसीलिए राष्ट्रसंघ ने कहा कि जिस देश को मैंडेट मिला है उसे हर साल रिपोर्ट देनी होगी। तो उस रिपोर्ट को परमानेंट मैंडेट कमीशन जांचता था। फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे स्कूल में क्लास मॉनिटर हर महीने रिपोर्ट देता है कि उसने काम कैसे किया है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी रिपोर्ट देना होता था। अब अगला पॉइंट है महत्व, यानी इस प्रणाली से क्या फ़ायदा हुआ। तो क्षेत्र में प्रशासन चला, शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया गया था और भविष्य में कोई देश को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। लेकिन कुछ शक्तिशाली देश ने इसका गलत फ़ायदा भी उठाया, तो उन्होंने उन क्षेत्रों को अपने उपनिवेश की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए इस प्रणाली की आलोचना भी हुई। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैंडेट सिस्टम का उद्देश्य पराजित देशों के उपनिवेशों का अस्थायी प्रशासन चलाना और उनका विकास करना और उन्हें भविष्य में आत्मशासन के योग्य बनाना ही इनका उद्देश्य था। लेकिन कई ऐसे शक्तिशाली देश हैं जो कि इसका गलत उपयोग करते हैं और नियंत्रण को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, अपने अभाव के लिए भी इसका उपयोग करने लग जाते हैं। तो आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 5 पॉइंट इसमें भी था। अच्छे तरीके से आपको मैंडेट सिस्टम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है आपको एग्जाम्पल के साथ। तो 5 में 5 शॉर्ट क्वेश्चन था और 3 लॉन्ग क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। चैप्टर 2 से जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम करने वाले हैं। बाकी आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्लास चाहिए, आपको कमेंट में बता देना है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आपको वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाना है।